रूस की न्यूक्लियर मूवमेंट से दहशत में नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग की रूस को डायरेक्ट वार्निंग। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का होगा भयंकर परिणाम। रूस की न्यूक्लियर बयानबाजी बेहद खतरनाक, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। रूस की न्यूक्लियर बयानबाजी पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक। नेटो चीफ इस तरफ ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन क्या नेटो ने ही पुतिन को उस जगह ले जाकर खड़ा नहीं कर दिया है जहां पुतिन अब अपने पास लिमिटेड ऑप्शंस पा रहे हैं, और उन लिमिटेड ऑप्शंस में से एक है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल। दुनिया की निगाहों में रूस को और पुतिन को खलनायक बनाने के लिए पहले बयान देना आवश्यक है, क्योंकि जो पहले बयान दे देता है उसको शरीफ समझा जाता है। स्टोल्टनबर्ग, अमेरिका, नेटो और पूरा यूरोप असल में यही करने में लगे हुए हैं। और अगली अहम खबर देखिए, यूक्रेन में 8वें अटैक की आशंका के बीच यूनाइटेड स्टेट्स की चेतावनी। CIA के पूर्व चीफ जनरल डेविड पैट्रियस का बयान, रूस ने 8वें अटैक किया तो नहीं बचेंगे रूसी सैनिक। अमेरिका रूस के सैनिकों को खत्म कर देगा, CIA के पूर्व चीफ का कहना। रूसी नेवल फ्लीट को ब्लैक सी में डुबा देंगे, CIA के पूर्व चीफ का कहना। और आपको मालूम है विलियम बर्न्स भी इस बारे में अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो क्या CIA एक तरीके से भड़काऊ डिपार्टमेंट बन गया है रूस के लिए? क्यों उसकी तरफ से ये बयान आ रहे हैं जो बजाय तनाव को शांत करने के तनाव को और ज्यादा बढ़ा देंगे? रूसी न्यूक्लियर सबमरीन, ये रही आपके सामने। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन अपने बेस से मूव कर गई है। बेलगोरोद के 329 बेलगोरोद के 329 की मूवमेंट से टेंशन में है नेटो। रूसी सबमरीन न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। न्यूक्लियर अटैक में कैपेबल ये मिसाइल इस समय समझ में नहीं आ रहा है नेटो के है कहां। अगर अपने डॉक से वो मूव कर गई है, अगर अपनी जगह से वो चली गई है, तो है कहां इस समय और किस जगह से उसने पोजीशन ले रखी है? क्या ये सर्वनाश के संकेत हैं? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ मैं आपका परिचय कराता हूं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ आज की चर्चा में। सुरेश गोयल साहब, पूर्व राजदूत भारत के। प्रोफेसर राजन कुमार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। और इसके अलावा नौसेना कमांडर अशोक बिजलवान, जो खासतौर से इस पनडुब्बी की मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी देंगे। और मॉस्को से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष झा, वो आपको बताएंगे कि तनाव असल में इस फ्लैश पॉइंट में अभी किस लेवल पर पहुंचा हुआ है। शुरुआत आपके साथ मनीष करना चाहूंगा, क्या चल रहा है मॉस्को में, किस तरीके के इशारे हवा में हैं? देखिए दिनेश, सबसे बड़ी बात यह है कि मॉस्को में आप किसी से बात करें और अगर वो राजनीतिक बात करने को राजी हो जाए तो बात घुमा फिराकर उसी न्यूक्लियर अटैक पर आ जाती है। और लोग ऐसे न्यूक्लियर अटैक की चर्चा करते हैं मानो कि दिवाली में पटाखे चलाने की बात कर रहे हो। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अब तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो जिम्मेदारी के साथ ये बात कहे कि किसी भी हालत में न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। तो ये जो बात है यही हर बार डराती है कि क्या हम वाकई में महाविनाश की तरफ लगातार। तो अब एक बात और भी बताइए कि क्या वहां के लोग जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार हैं? न्यूक्लियर का इस्तेमाल मतलब म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन तक जाएगी बात। लोग अपने आप को तैयार कर चुके हैं क्या इसके लिए? देखिए, तैयारी का आलम यह है कि इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं, इसके नीचे में जो मेट्रो चलती है वो तकरीबन ज़मीन से 150 से 200 मीटर नीचे चल रही है। तो मॉस्को जैसे शहर को तो यही लगता है कि वो सुरक्षित है। उन्हें वो बड़े गर्व से कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह पर हैं। दूसरी तरफ आपको अभी कैमरे पर जो दिख रहा है वो रेड स्क्वायर है, उसके उस पार क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन रहते हैं। तो अपनी तरफ से तो इन्होंने तैयारी की है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ा तो फिर उसका अंत क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है। फिर रूस को कैसे पता होगा? और सबसे बड़ी बात है कि तैयारी कौन किस चीज़ का कर लेगा। क्या अगर इन्होंने पहले न्यूक्लियर अटैक किया तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा, वेस्टर्न वर्ल्ड चुप बैठेगा? और अगर उन्होंने किया तो रूस के पास इतने न्यूक्लियर बम है कि कम से कम पूरी धरती को 200-300 वाकई इसकी कोई तैयारी नहीं की जा सकती। आपने महत्वपूर्ण तस्वीरें और जानकारियां हम तक पहुंचाई। आपके पास मैं लौटता हूं। ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये समय जो आप देख रहे हैं, जो आपने देखा इस पनडुब्बी का गायब होना, ये न्यूक्लियर अटैक कैपेबल पनडुब्बी है। दूसरी तरफ आपने देखा वो काफिला जो पहली बार रूस में दिखाई दिया है। सिवाज सर, क्या कहते हैं ये इशारे? देखो, 2-3 बातें बड़ी साफ सुथरी हैं दिनेश, इसमें कोई शक नहीं। न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होना
संभावना बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से रूस ने ये चारों प्रांत डोनेत्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया और खारासोन को अपने साथ मिला लिया, और ऐसे में अब यूक्रेन हमला बढ़ा रहा है, नाटो हथियार दे रहा है। अगर आप देखें डोनेत्स्क का 40% एरिया अभी भी यूक्रेन के पास है और अब लड़ाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर भयंकर होने वाली है। तो ऐसी आशंका दिखाई जाती है कहीं रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तो नहीं कर देगा इस इलाके में जिसको उसने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अपना है। देखो, ये समझने की कोशिश करना, वो ऐसे इलाके पे नहीं करेगा, चाहे वो यूक्रेन का मेनलैंड या नाटो का, जहां से उनको बहाना मिले कि वो दोबारा रिएक्ट करें इसके ऊपर। तो मुझे लगता है इसकी संभावना सर, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं, क्या इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के तौर पर रूस ले सकता है? क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब न्यूक्लियर अटैक। गोयल सर, ये सवाल मेरे से कर रहे हैं आप? सर, आपसे सवाल है, क्या इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस माना जाएगा? यहां युद्ध और बढ़ेगा इन कब्जा किए हुए जगहों में। तो देखिए, मुझको लगता है कि अभी जो ये वाद विवाद हो रहा है, ये एक तरह से रेटरिक है। रेटरिक जो है बढ़ता चला जा रहा है। मुझको अभी तक ये आशंका इतनी ज़्यादा नहीं है कि वाकई में न्यूक्लियर युद्ध होगा, क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियर युद्ध होगा, पुतिन और जो बाइडेन दोनों जानते हैं कि इसमें फिर क्या पहले कौन करेगा, कहाँ पर करेगा, क्यों करेगा, उसकी बात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर तो ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर है। मुझको अभी भी ये लगता है कि मिलिट्री रेटरिक ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर। ये ज़रूरत ये है कि जो बाइडेन और पुतिन, क्योंकि इसमें ज़ेलेंस्की एक तरह से बाइडेन की शह पर काम कर रहे हैं, तो अगर बाइडेन सीधे बात करें तो मेरा ख्याल है ये जो रेटरिक है, जो बात बढ़ती चली जा रही, थोड़ी कम हो जाएगी।